अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी सब लोग। वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज का सेशन जी ब्रांडिंग पे है। ब्रांडिंग के बाद देखेंगे, अगर टाइम बचा तो कस्टमर पर्सोना को देखेंगे, कस्टमर पर्सोना किस तरह से बनाते हैं। और अगर मज़ीद टाइम बचा तो फिर हम देखेंगे कि पेज पे हम लोगों को इंगेज कैसे करते हैं, इंगेजमेंट के तरीके भी थोड़े से आज देखेंगे। ब्रांडिंग जी, जैसे सबने कहा है जी, ब्रांडिंग जो होती है जी, नाम होता है, लोगो होता है और कलर्स होते हैं। तो चलें जी, देखते हैं इसको डिटेल में कि क्या होता है असल में, ब्रांडिंग कहते किसको हैं। व्हाट इज ब्रांडिंग, व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, व्हाट इज मार्केटिंग एंड सेल। तो ये काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जी। तो सबके आंसर मैं आपको वक्तन फ़वक्तन देता रहता हूँ, लेकिन जब मैं पूछता हूँ फिर आप डिटेल में नहीं बताते। तो एक डिटेल डेफिनेशन जो है जी ब्रांडिंग की, आज देखते हैं हम। ब्रांडिंग जो है जी एक प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन परसेप्शन लोगों के माइंड में क्रिएट करने के लिए, कि लोग आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में क्या ख्याल है उनके माइंड में। जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ज़रिए हम लोगों के माइंड में ख़्याल बनाते हैं, जिसमें हमारा लोगो आ जाता है, हमारा डिज़ाइन आ जाता है, जिसमें डिज़ाइन के कलर्स वगैरह भी आते हैं, मिशन स्टेटमेंट, हमारी विजन स्टेटमेंट के बाद कंसिस्टेंट थीम जो हम यूज़ करते हैं, कम्युनिकेशन जो हम कस्टमर्स के साथ करते हैं किस वे में करते हैं। तो जो कंपनीज़ हम देखते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तो किस तरह से वो अपनी ब्रांडिंग करते हैं उसको हम देखेंगे। ये सारे तरीकों के साथ हमने कस्टमर लॉयल्टी को विन करना होता है, कि कस्टमर की परसेप्शन क्या है हमारे बारे में और कस्टमर हमारे साथ कितना लॉयल है। तो ब्रांडिंग जो है जी, ये इसकी डेफिनेशन है जी डिटेल में, कि सिर्फ कलर्स जो हैं वो ब्रांडिंग नहीं होती। कस्टमर के ज़हन के अंदर हम जो परसेप्शन क्रिएट करते हैं, मेनली समझ लें वो ब्रांडिंग होती है, जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के ज़रिए हम क्रिएट करते हैं। ये सारे एलिमेंट्स हैं, लोगो, डिज़ाइन, मिशन स्टेटमेंट, कंसिस्टेंट थीम, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन। और एंड पे मेन मकसद हमारा होता है कस्टमर की लॉयल्टी विन करना, कि कस्टमर हमारे ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट करे और बार बार हमारे ब्रांड के पास आए। ठीक है जी, मजीद इसको आगे डिटेल में देखते हैं जी। व्हाट आर ब्रांडिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, ब्रांडिंग की क्या खूबियां होती हैं, इनको देखते हैं हम जी। जैसे लोगों की खूबियां होती हैं, इसी तरह ब्रांड्स की भी खूबियां होती हैं, कि यूनिक कम्बिनेशन पर्सनैलिटी के, जिस तरह बंदों में, इंसानों में करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी तरह ब्रांड जो हैं उनके भी यूनिक करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स उनके हो सकते हैं जी। कंपनी का नेम है, उसका टैगलाइन है, कलर है, उनका म्यूजिक है, उसका साउंड है। हर चीज़ एक कंपनी ने मतलब कि बनाई होती है प्रॉपर। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कलर टैगलाइन मुख्तलिफ कंपनीज के देखेंगे, कलर स्कीम देखेंगे। तो एक कंपनी का जो मेन मैसेज कन्वे करने का एक तरीका होता है, उसको हम सारा ये ब्रांड के एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। और इमोशनल स्टोरीज होती हैं ब्रांड की, किस तरह से वो इमोशनल स्टोरीज जो है, स्टोरी टेलिंग लोगों को बताते हैं अपने साथ अटैच करने के लिए। और उसके बाद ब्रांड की अथेंटिसिटी, इनोवेटिव, ट्रस्टवर्थीनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि उन्होंने जो बात कर रहे हैं वो कितनी अथेंटिक है, इनोवेटिव हैं, कितनी नई जिद्दत लेके आ रहे हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, उनके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, ऑनेस्ट हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंस कितने हैं, कि जो बात करते हैं उसमें कितना पूरा उतरते हैं। तो ये सारी खूबियां जैसे इंसानों में मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह ब्रांड्स में भी मुख्तलिफ होती हैं। कोई इंसान ईमानदार होता है, कोई नहीं होता। इसी तरह ब्रांड्स की परसेप्शन भी इसी तरह बनती है, एक दिन में नहीं बनती, टाइम लगता है। आप चाहें या ना चाहें, आपकी ब्रांड की परसेप्शन बन जानी है। आप, हर बंदा जो भी नया ब्रांड ओपन करता है, हर किसी की कोशिश होती है कि मेरी परसेप्शन अच्छी बने, मैं टॉप ब्रांड बनूं। लेकिन हर ब्रांड टॉप ब्रांड भी नहीं बनता और हर ब्रांड की परसेप्शन भी अच्छी नहीं बनती। तो आपने चाहे कोशिश जो करें या ना करें ब्रांड बनाने की, तो आपके बारे में परसेप्शन क्रिएट हो जाती है, अच्छा ब्रांड बन जाते हैं या बुरा ब्रांड बन जाते हैं। तो इसलिए जब आपने काम करना है तो कोशिश करें कि ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं इनके ऊपर काम करें और एक अच्छा ब्रांड बनाने की तरफ जाएं आप। उसके बाद जी,
3 चीज़ें मेन जो है ब्रांडिंग के लिए, ये आपने ज़हन में रखनी है। पहली चीज़ जो है जी, वो है जी ब्रांडिंग और मार्केटिंग, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, ये आपके ज़हन में रहना है। ब्रांडिंग क्या है जी? ब्रांडिंग जो है ये ओवरऑल जो परसेप्शन है हमारे बारे में लोगों की, वो हमारी ब्रांडिंग है। मार्केटिंग क्या है? द वे, जिस वे से हम लोगों को वो पैगाम कन्वे करते हैं, कम्युनिकेशन ब्रांडिंग की। कि मार्केटिंग मुख्तलिफ वे से जो करते हैं हम, इसलिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग में दोनों में डिफरेंस है, तो ये आपने ज़हन में रखना है। ब्रांडिंग के लिए आपको प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद चीज़ें मेजर करनी पड़ती हैं, मार्केट रिसर्च करनी होती है आपने ब्रांडिंग के लिए प्रॉपर वे में। तो ब्रांडिंग जो है एक दिन में नहीं होती। मार्केटिंग जो है मतलब कैंपेन से आप रीच जो है इंस्टेंटली तो लोगों तक कर सकते हैं, लेकिन ब्रांडिंग आपकी एक दिन में नहीं होगी। एट्रीब्यूट्स लोगों को बताएं अपनी कंपनी के, जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं कंपनी के, वो लोगों को करके दिखाएं। जैसे कि जो चीज़ें आपके अंदर हैं वो बताने के बजाय, लिखने के बजाय मिशन स्टेटमेंट में, विजन स्टेटमेंट में वो लोगों को करके दिखाएं कि ये हमारा ब्रांड जो है, कस्टमर सर्विस कैसी है हमारी, हम कितने ईमानदार हैं, कितना हमारा जो है लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट असल करके दिखाएं। जब लोग देखेंगे कि आप ऐसे करते हैं तो फिर ही लोग मानेंगे। बाकी लिख जो मर्जी लें अपनी मिशन स्टेटमेंट में, विजन में, जो जो चीज़ें मर्जी लिखते रहें, जब तक करेंगे नहीं तब तक लोग नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेंट क्यों है ब्रांडिंग की, इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या वजह है ब्रांडिंग की इम्पोर्टेंस की? कि एक जो यूनिक ब्रांड होता है उसकी ब्रांडिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। इम्पैक्ट के आपको कंपैरेटिवली एडवांटेज मिलते हैं कि आपके जो रिवाइवल्स होते हैं, जो कंपेटिटर्स होते हैं, कंपेटिटर्स के मुकाबले में जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो, लोगों की आपके बारे में परसेप्शन अच्छी हो, तो आप कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं कि दोबारा से कस्टमर आपके पास आएंगे, और आपके मार्केटिंग का बजट जो है वो कम हो जाएगा। लो कॉस्ट में आप कस्टमर को रिटारगेट कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी ब्रांडिंग है। अगर आपकी बैड ब्रांडिंग है तो आपको कस्टमर को रिटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए ब्रांडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखेंगे ब्रांडिंग के ऊपर वो बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हैं, और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग को साथ साथ लेके चलते हैं वो, कि जो भी मार्केटिंग करते हैं साथ ब्रांडिंग को भी अपने इंक्लूड करते हैं वो। ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं हम जी। पहले जैसे मैंने बात की है जी, ब्रांडिंग जो होती है वो स्ट्रेटेजिक होती है, एक पूरी स्ट्रेटेजी बना के हम ब्रांडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म होती है। जबकि मार्केटिंग जो है ये टेक्टिकल होती है, कि हम मार्केटिंग के लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स यूज करते हैं, मुख्तलिफ वेज यूज करते हैं। जबकि ब्रांडिंग के लिए हम पूरी एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग करते हैं, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करके हम ब्रांड जो भी हमारा प्रॉमिस है कस्टमर्स के साथ, उनको अचीव करने के लिए फिर हम मार्केट प्लान बनाते हैं, कि जो हमारे ब्रांडिंग के गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए फिर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो प्लान की जाती है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, जैसे मैंने पहले बात हुई थी कि हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के चलते हैं, एक दूसरे की हेल्प आउट करते हैं। तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ये भी दोनों समझने के साथ साथ एक दूसरे के काम करते हैं। ई कॉमर्स में जी ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? जब हम ई कॉमर्स करेंगे, हम जो चीज़ें सेल करेंगे उनमें ब्रांडिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? ब्रांडिंग एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है, इतना आसान काम नहीं है। इसके लिए केयरफुली प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, कैलकुलेटेड अप्रोच के साथ। उसके बाद ब्रांडिंग स्ट्रेटजी जो हैं उनको लॉन्च करते हैं। अपना हम जो भी स्टोर बनाएंगे उसकी हम डिटेल में रिसर्च करके फिर हम जो स्ट्रेटजी हैं उस पर अप्लाई करेंगे। जो हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस होंगी हमारे स्टोर के बारे में, उनको पूरा करने में हम जो भी प्लानिंग होगी हम करेंगे। मिसाल के तौर पे अभी ई कॉमर्स की पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन कम है। तो जो नए बिजनेस अभी ई कॉमर्स में आते हैं, तो जो भी बंदा कोई भी चीज़ बाय करता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं कि जिस तरह की हमने चीज़ बनाई है उसी तरह की चीज़ हम जो दिखा रहे हैं उसका ट्रस्ट बिल्टअप हमने करना होता है। जब ट्रस्ट बिल्टअप होता है तो फिर क्लाइंट हमारे पास दोबारा रिटेन होता है। तो हमने अपनी जो भी ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बनानी होती है लॉन्ग टर्म में, तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पे हमने पूरा उतरना होता है, कि एक दिन में आपका ब्रांड नहीं खड़ा होना। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो हमने जो भी हमारी पॉलिसी है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक हमने ब्रांडिंग को लेके चलना है। ई कॉमर्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन बिजनेस में
तो फिर भी जैसे ऑफलाइन में कहते हैं कि एक कस्टमर के साथ अगर आप बुरा ट्रीट करेंगे वो 10 कस्टमर को बताएगा जाके। ऑनलाइन में अगर आप एक कस्टमर के साथ बुरा रवैया इख्तियार करेंगे तो वो 6000 कस्टमर को जाके वो बताएगा। तो इसलिए ऑनलाइन ई कॉमर्स में ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग के जी क्या बेनिफिट्स हैं जी? स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग जब आप करते हैं, सबसे पहला बेनिफिट तो है जी आपकी सेल्स इंक्रीज करती है स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। कि आपकी ब्रांडिंग जितनी अच्छी होगी, परसेप्शन लोगों की आपके बारे में जितनी अच्छी होगी, तो उतना ही आपकी इंक्रीज सेल जो है इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद जी कस्टमर की लॉयल्टी जो है जी वो आपको मिल जाती है। एंड रिकग्निशन, कस्टमर जो है आपकी कंपनी को जानने लग जाते हैं और लॉयल हो जाते हैं आपके साथ। ये आपको एडवांटेज मिलता है जी स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग का। उसके बाद इंस्पायरिंग मिशन एंड पर्पस कंपनी वाइड। तो हमारा जो ब्रांडिंग है वो हमारा मिशन या विजन स्टेटमेंट है, उसको पर्पस को वाइडली जो है क्रिएट करने में हमें हेल्प करती है। कि जो हमारा मकसद है उसको हासिल करने में हमारी ब्रांडिंग का भी बड़ा हाथ होता है। क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर वेयर योर एम्प्लॉयज लव व्हाट दे डू। कि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी पता होता है कि आपकी जो ब्रांडिंग के साथ, आपकी कंपनी के साथ स्टैंड करते हैं। एम्प्लॉयज को भी काम करने में मजा आता है आपके साथ। कि एक अच्छी कंपनी है, अगर उसके बारे में परसेप्शन अच्छी है लोगों की, तो वो एम्प्लॉयज भी आपकी कंपनी के साथ खुशी महसूस करेंगे काम करते हुए। तो इसलिए अच्छी ब्रांडिंग एक सक्सेस की को समझ लें, ये सक्सेस की तरफ पहला कदम होता है। टॉप क्वालिटी टैलेंट को भी आप फिर अट्रैक्ट कर सकते हैं। कि जो टॉप क्वालिटी टैलेंट होता है मार्केट में, अच्छे लोग जो होते हैं वो भी जब अच्छा ब्रांड हो तो उसके साथ काम करने को प्रेफर करते हैं। कि एक बिग ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड है, हम भी इसके साथ काम करें। डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्वालिटी हेल्प्स यू स्टैंड आउट ऑफ फ्रॉम कंपटीशन। कि आपकी स्ट्रॉन्ग जो ब्रांडिंग है आपको कंपटीशन में से स्टैंड आउट करते हैं। कि आप ग्रो करते हैं, कि दूसरे लोग समझ लें कि आपको जो मेन एक टॉप ब्रांड है उसकी तरफ सारे देख रहे होते हैं। कि आपके जो कंपेटिटर हैं वो आपसे बहुत पीछे रह जाते हैं। तो ब्रांडिंग का ये भी एक आपको एडवांटेज है कि आपके कंपेटिटर जो हैं, अगर उनकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं है, आपकी परसेप्शन अच्छी है, तो डेफिनेटली क्लाइंट आपकी तरफ आएंगे। ब्रांडिंग की जी प्रोसेस गाइडलाइन थोड़ी सी जी, ब्रांडिंग किस तरह से हमने करनी है। हमारा स्टोर जो है जहाँ पे हम चीज़ें सेल करेंगे जी, उसका हमारा क्या एनवायरनमेंट है, क्या एटमॉस्फेयर है, हम कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कस्टमर को कैसे वेलकम करते हैं। जिस तरह से कस्टमर को ट्रीट करेंगे वैसे ही कस्टमर के जहन में हमारे ब्रांड की परसेप्शन बनेगी। आप लोग अपने जहन पे अगर जोर डालें, मुख्तलिफ ब्रांड आप जाते हैं तो वैसे जहाँ जैसे आपके साथ ट्रीट किया जाता है आपके जहन में वही परसेप्शन होगी। अगर अच्छे तरीके से आपको ट्रीट किया जाता है तो आपकी अच्छी परसेप्शन होगी उन ब्रांड के बारे में। अगर आपको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, वहाँ पे एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है स्टोर का, तो आपके जहन में उनकी बुरी परसेप्शन बनेगी। जो ब्रांड प्रॉमिस करता है वो एक क्लियर प्रॉमिस होना चाहिए। कि जो भी उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, उनकी गारंटी वारंटी है, जो प्रॉमिस है उस पे ब्रांड को पूरा उतरना चाहिए। ये नहीं है कि आपको जब आपने चीज़ ली है तो कुछ और कहा जाए, जब बाद में आप रिटर्न करने के लिए जाएं तो तब वो अपनी स्टेटमेंट से ही मुकर जाएं कि ये तो हमने कहा ही नहीं था। तो जो ब्रांड प्रॉमिस होता है वो एक क्लियर प्रॉमिस होता है। स्टाफ मेंबर जो हैं कस्टमर को अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। कस्टमर को जितने अच्छे तरीके से ट्रीट करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर की बात होगी, इसी तरह स्टाफ मेंबर भी एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं। कि अगर कस्टमर के साथ आप मेंबर्स अच्छा सलूक नहीं करते तो आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी ब्रांड के बारे में। प्रोडक्ट्स जो आप लेके जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की जी क्वालिटी भी मैटर करती है। कि वो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है। वो भी ब्रांडिंग में अगर क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कस्टमर का सलूक, ब्रांड प्रॉमिस, ये वो सब कुछ जो है आपकी परसेप्शन अच्छी नहीं बना पाएंगे। प्रोडक्ट क्वालिटी भी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जो प्राइस आप चार्ज करते हैं वो प्राइस जो है जी वो कैसी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं जी मैटर करती हैं प्राइसिंग में। कि आप किस क्लास को टारगेट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट कैसे हैं, नीड्स हैं, वांट्स हैं, कौन सी क्लास को आप टारगेट कर रहे हैं, लग्जरी हैं प्रोडक्ट, तो उसके लिहाज से हमने प्राइसिंग करनी होती है। लग्जरी ब्रांड है तो किस तरह के लोग, कौन सी क्लास हमारे पास आ रही है। तो वैल्यू फॉर मनी,
कि कस्टमर को आपने वैल्यू देनी होती है, जितने पैसे आप चार्ज करते हैं क्या आपका प्रोडक्ट उतनी वैल्यू भी दे रहा है कस्टमर को या नहीं दे रहा, तो ये भी ब्रांडिंग में आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू दे रहा है तो आपकी ब्रांडिंग होगी, आपकी परसेप्शन अच्छी बनेगी। प्रोडक्ट की पैकेजिंग की क्वालिटी भी जी मैटर करती है ब्रांडिंग में, कि प्रोडक्ट की पैकेजिंग की क्वालिटी कितनी अच्छी है, आपने जो पैकेजिंग बनाई है वो कितनी ज़बरदस्त है। बहुत सारे ब्रांड जो हैं, छोटे ब्रांड होते हैं, उनका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा होता है, उनकी ब्रांडिंग अच्छी नहीं, उनकी ब्रांडिंग समझ लें या पैकेजिंग जो है वो अच्छी नहीं होती, तो उससे भी मैटर करता है कि जी प्रोडक्ट की परसेप्शन हमारे ज़हन में गलत चली जाती है कि जी पैकिंग इतनी हल्की है, इतनी थकी है, तो प्रोडक्ट भी थका हुआ होगा। इसलिए आपने देखना है कि हमने कितने पैसे स्पेंड करने हैं प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर, कि बेस्ट पैकेजिंग करें ताकि हमारा जो ब्रांड का मैसेज है वो एक क्लियर मैसेज जाए और हमारे बारे में अच्छी परसेप्शन क्रिएट हो। पब्लिक रिलेशंस जी, तो ये भी कस्टमर जैसे ट्रीट करते हैं, इसी तरह पब्लिक के साथ आपके क्या रिलेशन है, जो आपके क्लाइंट्स हैं उनके साथ आपका रिलेशन कैसा है। सेल्स के बाद आप उनको सेल्स के बाद कस्टमर सर्विस कैसे देते हैं, कि अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके रिलेशनशिप कैसे हैं उनके साथ। स्पॉन्सरशिप जी, जो आपके ब्रांड के साथ जो आपके स्पॉन्सर्ड होते हैं, जैसे एड्स में आपके मुख्तलिफ एक्टर एक्ट्रेसेस या इन्फ्लुएंसर जो होते हैं, वो भी आपकी ब्रांड की परसेप्शन पे असरअंदाज होते हैं। कि अगर एक एक्टर इस तरह का है जो खुद कंट्रोवर्शियल है, अगर आप उसको ब्रांड के साथ अटैच करेंगे तो आपकी ब्रांडिंग को भी वो डिस्टर्ब करेगा। कि ये चीज़ें भी आपने देखनी होती है कि जो हमारी स्पॉन्सरशिप्स हैं वो कैसे लोगों के साथ हैं। अगर बुरे लोगों के साथ होंगे तो डेफिनेटली वो आपकी ब्रांड की परसेप्शन खराब करेंगे। तो इसको भी हमने अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखने होते हैं ताकि हमारा ब्रांड जो है वो डिस्टर्ब ना हो। एडवर्टाइजिंग जी, एडवर्टाइजिंग का भी बहुत बड़ा रोल है जी ब्रांडिंग में, कि हम एडवर्टाइजिंग किस तरह की करते हैं, वो इसमें भी मॉडल्स डिपेंड करते हैं। वे ऑफ एडवर्टाइजिंग, हम कौन से वे यूज करते हैं, चीप टैक्टिक यूज करते हैं, गुड टैक्टिक यूज करते हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग के वेज जो हैं ये भी मैटर करते हैं हमारी ब्रांडिंग में, कि हमने एक जो नेचुरल वे है एडवर्टाइजिंग का, समझ लें कि जो जिसमें चीप टैक्टिक ना हो, वो हमने यूज करना होता है एक वे, कि लोगों को मिस गाइड जिसमें ना करें। ब्रांड मैनेजमेंट एंड ब्रांड टिप्स, किस तरह से जी ब्रांड को हमने मैनेज कैसे करना है ब्रांडिंग को, उसके बाद कुछ टिप्स देख लेते हैं जी। सबसे पहले तो अपने कस्टमर को अंडरस्टैंड करें कि आपका कस्टमर कौन है, आप टारगेट किसको कर रहे हैं। जब तक आप कस्टमर को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे उस वक्त तक आप ब्रांडिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। कस्टमर किस एज का है, कौन सी लोकेशन का है, उनका कल्चर क्या है, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करते हुए आप लोगो उस तरह का डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद आपके जो कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन उस तरह का डिसाइड करेंगे। आपका अगर कस्टमर की क्लास कौन-सी है, लग्ज़री गुड्स को आप उस लिहाज से उनकी पैकेजिंग करेंगे। तो जब तक आपको कस्टमर का नहीं पता होगा, उस वक़्त तक जितनी पीछे मैंने बातें की हैं, उतनी देर तक आप उनमें से कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकते। ना प्राइस अप्लाई कर सकते हैं, ना कलर कॉम्बिनेशन, ना लोगो, कोई भी चीज़ उस वक़्त तक काम नहीं करेगी, जब तक आपको अपने कस्टमर्स का पता नहीं होगा। तो सबसे पहली टिप, अंडरस्टैंड योर कस्टमर, कि आप टारगेट किसको कर रहे हैं। कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफाइन योर ब्रांड पर्सोना, या जिसको बायर पर्सोना भी हम कहते हैं, कि हम बायर पर्सोना, आज इस पे बात होगी। बायर पर्सोना आपको बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह से हम बायर पर्सोना बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं, कि अपने कस्टमर को हम डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकें ताकि हमारी ब्रांडिंग जो है वो प्रॉपर वे में हो सके। सर एक्सक्यूज मी। जी जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है जी। सर स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही हैं, वो प्रीवियस स्लाइड लगी हुई है, आगे चेंज Yes, नहीं sir, हो रही। same problem. बाकियों के पास हो रही हैं जी? जी सर हो रही है सर सर, हो हो रही रही है। है, हमारे पास हो रही है, हमारे पास जी हो रही आपके बस आपकी हो रही स्क्रीन हैं। का कोई इशू होगा जी। स्क्रीन अपनी जो है। रीसेट करके देखेंगे। जी स्क्रीन शेयर सर हो रही है, जो आपकी स्लाइड्स है ना वो प्रीवियस स्लाइड पे रुकी हुई है, आगे चेंज नहीं हुई ना। आपकी इंटरनेट की स्पीड का कोई इशू होगा जिस वजह से नहीं हो रही होंगी आपके पास। ठीक है सर, थैंक यू, बी कंटिन्यू। ठीक है जी। क्रिस्टलाइज योर ब्रांड प्रॉमिस, के पहले भी बात हुई थी कि क्लियर, अपने ब्रांड का प्रॉमिस क्लियर रखें, जैसे क्रिस्टल क्लियर होता है इसी तरह अपने ब्रांड का जो प्रॉमिस है वो लोग क्लियरली बताएं कि हम जो भी चीज़ें
मिसलीडिंग ना हो, कि आप बहुत सारे इस तरह की टर्म एंड कंडीशन होती हैं, जैसे बैंकिंग है, बैंकों में जब लोन लेने के लिए लोग जाते हैं पता नहीं क्या क्या साइन करवा लेते हैं, जब बाद में रिटर्न करने के लिए जाते हैं फिर कौन सी टर्म्स निकल आती हैं। कि आप जो भी चीज़ है वो क्लियरली बताएं अपने क्लाइंट्स को कि ये हमारी पॉलिसीज हैं, ताकि क्लाइंट को पता हो। परफेक्ट योर विजुअल एसेट्स, आपके जो विजुअल एसेट्स हैं उनको परफेक्टली जो है जी क्लाइंट के सामने डिफाइन करें, क्लाइंट्स को पता हो सारी चीज़ें। रिफाइन कस्टमर एक्सपीरियंस, कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को बेटर करें डे बाय डे, कि जो भी कस्टमर की कंप्लेंट्स आ रही हैं, जहाँ पे इशू है उस इशू को सॉल्व करें, कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर बनाएं। जो भी आपके बिजनेस के इश्यूज हैं उनको साथ साथ टैकल करें और ब्रांडिंग को बेटर करते जाएं। रिमेंबर टू गिव बैक, कि एक क्लाइंट आपके पास आया है, क्लाइंट आपके पास चीज़ लेके गया है, उसने आपको अल्टीमेटली पैसे पे किए हैं, आपसे चीज़ ली है, लेकिन जब वो क्लाइंट जा रहा होता है, जाते हुए उसको आप एक थैंक यू भी कह देंगे ना, तो उससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कि चीज़ें देने के साथ साथ क्लाइंट के थैंकफुल भी हों आप। कि जब क्लाइंट आता है, मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट देखे हैं, जैसे उन्होंने डोर के ऊपर एक बंदा खड़ा किया होता है कि नया कस्टमर आया डोर ओपन करें, जब कस्टमर जाने लगे जाते हुए उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहें, बेस्ट ऑफ लक कहें। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जी, ये क्लाइंट के लिए बहुत ही खुशाइंद होते हैं, तो वो क्लाइंट बार-बार वहाँ पे आते हैं। तो क्लाइंट को गिव बैक, कि जो भी चीज़ वो आपसे ले रहा है तो साथ उसको फीडबैक उसको दें और उसको बताएँ कि वी आर थैंकफुल। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी अच्छा स्टोर बना लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी ब्रांडिंग कर लें, जितनी मर्ज़ी अच्छी मार्केटिंग कर लें, अगर कस्टमर नहीं आएगा तो आपका सब कुछ फ़िज़ूल है। कस्टमर्स के साथ आपका बिज़नेस चल रहा है और कस्टमर के हमें थैंकफुल होना चाहिए कि आप हमारे ब्रांड पे आए हैं, आपने हमसे बाइंग की है। और जब आप इस तरह थैंकफुल होंगे तो कस्टमर आपके पास बार-बार आएगा, आपकी परसेप्शन अच्छी बनेगी एंड देन डेफिनिटली ही विल कम बैक टू यू। ये तो जी ब्रांडिंग की छोटी-सी डेफिनेशन जो थी जी आपके साथ हो गई डिस्कस। उसके बाद जी हम बात मैंने की थी जी कस्टमर पर्सोना की हम बात करेंगे कि कस्टमर पर्सोना किस तरह से हम बनाते हैं। कि ये सारी ब्रांडिंग तभी होनी है जब हमें कस्टमर पर्सोना का पता होगा। थोड़ा-सा जी कस्टमर पर्सोना को पहले इसकी थ्योरी थोड़ी-सी देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकली जी एक कस्टमर पर्सोना डिज़ाइन करेंगे हम और फिर उससे नेक्स्ट आगे चलेंगे जी। अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड देयर जर्नी, जी जर्नी की पहले भी बात हो चुकी है, थोड़ा-सा मैंने आपको डिटेल से बताया था कि किस तरह से हमने अंडरस्टैंड करना होता है कस्टमर जर्नी को। ये एक ऐड है जी, आई डोंट नो आपके पास आवाज़ आएगी या नहीं आएगी, ये कंपनी की ऐड है। वैसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये एक ऐड थी जी एनिमल फूड बनाने वाली कंपनी की, जो दिखा रहे थे कि ऐड में कि किस तरह से उनका जो क्लाइंट हैं जिनके पास एनिमल हैं उनको उन्होंने टारगेट करना है और क्या उनका तरीकाकार होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग जैसे पीपल बेस्ड होती है कि हमने मेनली लोगों को टारगेट करना होता है कि जो हमारे डाटा के मुताबिक हमने राइट क्लाइंट्स को टारगेट करना होता है। तो इसीलिए हमने बायर पर्सोना जो है वो लाजमी बनाना होता है ताकि हम अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकें, ऐसे लोगों तक पहुँचें जिनको हमारे प्रोडक्ट की नीड है। लास्ट टाइम जी ये भी आपके साथ डिटेल में बात हुई थी कंटेंट और कंटेक्स्ट की, कि नॉर्मली आपने डेली लाइफ में बात की होगी कि कभी आप किसी बंदे से कोई बात कर रहे हो, तो जो आप बात कर रहे होते हैं, जैसे जो भी अल्फाज होते हैं, जो भी आप मवाद यूज़ करते हैं, तो वो होता है एक तरह का कंटेंट आपने यूज़ किया है। तो कई दफ़ा वो बंदा उसको रॉन्ग मीनिंग ले लेता है। तो आप उसको क्या कहते हैं कि सॉरी मैंने इस कंटेक्स्ट में बात नहीं की थी, आपने मुझे रॉन्ग अंडरस्टैंड किया। तो इसी तरह जो कंटेंट होता है ना, उसको हमने कंटेक्स्ट लास्ट टाइम भी बात हुई थी कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने हैं, कौन-सा मीडियम यूज़ करना है। तो जो सारे तरीके होंगे या किस ओपिनियन ओपिनियन जो आपका किस पॉइंट पे यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कंटेक्स्ट में कि आपका कंटेंट रॉन्ग मैसेज ना जाए, आपका करेक्ट मैसेज जाए। तो कंटेंट प्लस
कंटेक्स्ट, इसका हमने ख्याल रखना होता है। ऑडियंस जो है जी, जैसे इतने सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, लाखों लोग हैं, लेकिन हमने सिर्फ अपने टारगेट को देखना होता है कि हमारा टारगेट कौन सा है, ताकि हमें बेस्ट रिजल्ट इसके मिले। अपने ऑडियंस को कैसे डिफाइन करना है जी हमने? सबसे पहले तो उनका जी कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की ज़रूरत क्या है, उसके बाद उनके इंटरेस्ट क्या हैं, कस्टमर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनको क्या चीज़ मोटिवेट करेगी हमारा कस्टमर बनने के लिए। कस्टमर की नीड क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास होगा, तो वो प्रोडक्ट हमने कस्टमर को देना होता है। तो अभी जी हम 2-3 कस्टमर पर्सोना की सैंपल देखते हैं। उसके बाद कस्टमर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कौन-सी चीज़ उनको मोटिवेट करेगी हमारे पास आने के लिए कि यहाँ पे जाएँ जी। तो रेस्टोरेंट की लास्ट टाइम भी जी थोड़ा-सा ज़िक्र हुआ था, आज इसको डिटेल में देखते हैं कि रेस्टोरेंट पर किस तरह के कस्टमर जाते हैं। अगर एक रेस्टोरेंट बनाना है या रेस्टोरेंट की प्रमोशन करनी है, तो हम अपने कस्टमर को सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे रेस्टोरेंट का कस्टमर कैसा होगा। रेस्टोरेंट की हम टाइप देखेंगे, हमारा रेस्टोरेंट कौन-सी टाइप का है, फ़ास्ट फूड बना रहा है, ट्रेडिशनल फूड बना रहा है, किस ऐज के लोग हमारा खाना खाने आते हैं। तो पहले अगर आपने बिज़नेस नहीं शुरू किया, तो आपका ओपिनियन मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन बाद में जब कस्टमर आएँगे, तो आपका पर्सोना फिर चेंज भी हो सकता है कि जी आप मेबी डिफरेंट पर्सोना आपने बनाया हो, लेकिन जब कस्टमर आएँ, मेबी डिफरेंट तरह के लोग आएँ, तो आप फिर उस हिसाब से अपना पर्सोना चेंज भी कर सकते हैं। मेबी कि आपने पहले पर्सोना गलत बनाया हो। इसलिए पर्सोना जो है, ये वक़्त के साथ-साथ चेंज भी होता रहता है कि आप मेबी पहले जो रिसर्च की थी, आपने प्रॉपर वे में ना की हो। सबसे पहले जैसे बात हुई है कि नीड की बात, कि नीड खाना खाने कौन आएगा हमारे पास हमारे रेस्टोरेंट में, किस तरह के लोग, उनकी क्या ज़रूरत होगी। तो कुछ लोग जो एंटरटेनिंग के लिए खाना खाने के लिए आते हैं फैमिलीज़ के साथ, कुछ लोग फंक्शंस के साथ खाने के लिए आते हैं, कुछ दोस्तों के साथ आते हैं। तो मेन जो नीड है उनकी, ये हम देखेंगे कस्टमर हमारे पास किस ज़रूरत वाले कस्टमर आते हैं। कुछ लोग वैसे फूड एन्जॉय करने के लिए आते हैं, तो ये हम मेन चीज़ें जो हाइलाइट कर लेंगे। फिर उसके बाद उनके डेमोग्राफिक्स देखेंगे कि कौन आते हैं, ये सारी चीज़ें। एज ग्रुप देख लेंगे जी, इस एज के कस्टमर हमारे पास 20 से 34 साल के कस्टमर आते हैं। स्टूडेंट आते हैं या यंग प्रोफेशनल्स आते हैं विदाउट किड्स, जिनके बच्चे ना हों, वो आते हैं हमारे पास। जिनकी इनकम जो है जी इतनी $50,000 तक हो, वो लोग हमारे पास खाना खाने आते हैं। जिनका खाने में इंटरेस्ट हो, वो लोग हमारे पास खाना खाने आते हैं। मोटिवेट्स क्या करती है जी, कौन-सी चीज़ उनको मोटिवेट करती है हमारे पास आने? प्रमोशंस मुख्तलिफ उनको मोटिवेट कर सकती हैं, अच्छा खाना उनको मोटिवेट कर सकता है, लोकेशन मोटिवेट कर सकती है। तो कई सारी चीज़ें जी कस्टमर को मोटिवेट करती हैं हम आपके पास आने के लिए। एक ये रेस्टोरेंट का आप इस तरह से एक कस्टमर पर्सोना बना लेंगे कि एक रेस्टोरेंट के इस तरह के कस्टमर होते हैं। इसी तरह एक आर्किटेक्ट फर्म है, तो उनके कस्टमर क्या होंगे जी, उनकी नीड क्या होगी कि जिन लोगों ने अपना घर रिमॉडल करवाना है या नया घर लेना है, ये नीड हो सकती है किसी की। डेमोग्राफिक्स क्या होंगे, जिन लोगों की एज 35 से 54 साल हो, 35 साल के बाद ही ज़्यादा लोगों के पास अच्छी इनकम होती है, 35 साल से कम ज़्यादा लोगों के पास इनकम इतनी नहीं होती कि अपना घर ले सकें या बनवा सकें। जिनकी इनकम मिनिमम जी $1,00,000 से ऊपर हो, पाकिस्तान का लगा लें तो जी ₹1,00,000 कह लें आप, या ₹2,00,000 लगा लें, आपने जो भी रिसर्च करनी होती है अपनी। कॉलेज डिग्री हो, उनका अपना घर हो अगर उन्होंने रिमॉडलिंग करवाना है, या जिनका नहीं है तो किराएदार हों। उनके इंटरेस्ट क्या होंगे जी, मॉडर्न डिज़ाइन में उनका इंटरेस्ट हो, तो ये आपकी कंपनी को आपने चीज़ें देखनी होती हैं, किस तरह का वो चीज़ें डिज़ाइन करेंगे। मोटिवेट्स क्या चीज़ मोटिवेट करेगी जी उनको? हमारी फर्म की रेपुटेशन, या हमारी जो फर्म है वो किस तरह की इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाती है, मटेरियल हमारा किस तरह का यूज़ करते हैं हम। तो ये उनको मोटिवेट कर सकती है, घर जिन लोगों ने लेना है उनको जी। सबसे पहले तो रेपुटेशन अच्छी होगी तो हमारे पास आएँगे, क्योंकि घर एक ही दफ़ा लोगों ने लेना होता है, बार-बार नहीं लेना। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लोगों की हमारे बारे में कोई अच्छे व्यूज़ नहीं है लोगों के, हमारी रेपुटेशन बुरी है, तो डेफ़िनिटली हमसे कोई भी घर नहीं लेने आएगा। ज्वेलरी के बारे में जी, ज्वेलरी का कस्टमर पर्सोना कैसा हो, जो ज्वेलरी शॉप का नीड क्या है जी लोगों की, यूनिक वे टू कमोडरेट एन इम्पोर्टेंट ओकेजन, के मुख्तलिफ ओकेजन पे लोग जो हैं जी लेते हैं चीज़ें, ज्वेलरी जैसे शादी पे, एंगेजमेंट वगैरह पे लेते हैं लोग, इस तरह से जी।
डेमोग्राफिक क्या होंगे जी, वुमेन एज कितनी होगी, 22 से 40 ईयर की वुमेन होंगी, एंगेज्ड हों या प्रेग्नेंट हों, जिनकी इनकम लोगों की इतनी मिनिमम $75,000 से ऊपर हो। उसके बाद इंटरेस्ट उनका फाइन ज्वेलरी में, फैशन में, वेडिंग मैगजीन में, वेडिंग ड्रेसेस में, बेबी शावर गिफ्ट में, इन चीज़ों में जिन लोगों का इंटरेस्ट हो। तो उसके बाद जी कुछ एड्स भी देखते हैं हम, उनमें भी देखेंगे ये इंटरेस्ट। मोटिवेट क्या करेगा जी उनको, पर्सनलाइज्ड सर्विस, कि जो ज्वेलर्स पर्सनलाइज्ड सर्विस देते हैं वो उनको मोटिवेट करते हैं कि ज्वेलरी का काम इस तरह का है कि अगर आपकी अच्छी कस्टमर सर्विस होगी, आप क्लाइंट के साथ डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उनको एक इस तरह फील होगा कि जी जी हमारे जानने वाले बंदे की दुकान है, मैं बड़ी ज़बरदस्त उनकी कस्टमर सर्विस होगी, तो वो मोटिवेट करेंगे क्लाइंट को, वहाँ पे क्लाइंट जाएगा। ये जी 3 सैंपल जी हो गए आपके पास कस्टमर पर्सोना के, कि कस्टमर पर्सोना जैसे मैंने पहले बात की है कि रिसर्च करके हम बनाते हैं अपनी पूरी मार्केट में मुख्तलिफ तरह से। तो किस तरह से हम जी रिसर्च करते हैं, हम मुख्तलिफ तरह के फोकस ग्रुप जैसे सोशल मीडिया पे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं, इंडिविजुअल इंटरव्यू कर सकते हैं, एथनोग्राफिक। तो मुख्तलिफ तरह के जी तरीके हम यूज़ करते हैं, अपने जानने वालों से पूछ सकते हैं, मुख्तलिफ अगर रेस्टोरेंट का काम करना है किसी रेस्टोरेंट में जाके पूछ सकते हैं। तो काफ़ी तरीकों के साथ हम रिसर्च कर सकते हैं मार्केट में, जानने के लिए कि जो हमारा बिजनेस है उसका कस्टमर पर्सोना क्या होगा। एडिशनल वेज टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, मॉनिटर द कंपटीशन, जैसे मैंने कहा रेस्टोरेंट पे चलें जाएंगे, कंपेटिटर को देख लें वो किस तरह के कस्टमर वहाँ पे आ रहे हैं, मॉनिटर द कन्वर्सेशन ऑन सोशल मीडिया पे, कन्वर्सेशन देख लें, मुख्तलिफ तरह के जो पेजेस हैं वहाँ पे किस तरह के लोग आ रहे हैं। टॉक टू फ्रेंड एंड पीपल हु वुड बी योर कस्टमर, जो आपके एक्सपेक्ट जो है जी पोटेंशियल कस्टमर हों, आप उनसे बात कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरह के व्यूज़ ले सकते हैं। तो आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि किस तरह से कस्टमर पर्सोना हमने बनाना है। तो खैर ये वक्त के साथ चेंज भी हो जाता है जैसे मैंने कहा, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये एक रिसर्च है जो आपने करनी होती है ताकि आप राइट वे में टारगेट कर सकें। अगर आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे उस टारगेट को, तो आप कस्टमर पर्सोने को चेंज भी कर लेंगे। कस्टमर जर्नी को अंडरस्टैंड करना होता है जिसमें हमने फिर कि कस्टमर की जर्नी किस तरह से होती है। सबसे पहले हमारा जो भी ब्रांड है उसकी हमने अवेयरनेस देनी होती है कस्टमर को, उसके बाद कंसीडरेशन, फिर कन्वर्जन। ये 3 स्टेप में जी हमने अवेयरनेस देनी होती है। इसमें 2 चीज़ें जी और ऐड कर लेंगे, एक होती है जी एडवोकेसी और उसके बाद लॉयल्टी। सोशल मीडिया पे जब हम एड्स चलाएँगे तो हम ये 3 स्टेप में ही सोशल मीडिया पे ऐड चलाएँगे फेसबुक पे, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस, कंसीडरेशन और कन्वर्जन होती है जी। अवेयरनेस में क्या होता है जी, अवेयरनेस में इमोशनल अपील एंड रिच इमेजरी, कि हम अच्छी फ़ोटोज़ यूज़ करते हैं, इमोशनली अपील करते हैं कस्टमर को, कि हम अट्रैक्ट करते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ कि लोग आएँ हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानें। कि अवेयरनेस स्टेज में हमने अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों को देनी होती है। कंसीडरेशन स्टेज पे हमने कि जब आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस मिल गई, जैसे एक जूतों की कंपनी है आपकी, अगर किसी बंदे ने जूता लेना है तो वो 3-4 कंपनियों को कंसीडर करेगा, सर्विस, उसके बाद बाटा, हश पपीज़। तो यहाँ पे इस लेवल पे कंसीडरेशन लेवल पे अगर कस्टमर कंसीडर कर रहा है कि कौन-सा प्रोडक्ट मैंने लेना है, आप उसको एजुकेशनल एंड यूज़र टेस्टिमोनियल्स देंगे। एजुकेशनल आपके ब्रांड के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताएँगे, हमारे प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं और कस्टमर जिन्होंने ऑलरेडी हमसे चीज़ें बाय की हैं, उनके क्या रिव्यूज़ हैं हमारे बारे में। तो कस्टमर फिर आपको कंसीडर करेगा अगर कस्टमर सैटिस्फाई होगा। एंड पे हम मुख्तलिफ तरह की प्रमोशंस देके कन्वर्जन में चेंज करते हैं, कस्टमर को ताकि वो हमसे चीज़ें बाय करें। पहले हमने अवेयरनेस दे दी, फिर कंसीडरेशन लेवल पे हमने उनको एजुकेट किया, अपने क्लाइंट्स का जो रिव्यूज़ हैं वो दिखाए, और फिर हमने मिसाल के तौर पे 10% या 20% की एक प्रमोशन रन की, और उस प्रमोशन में हमने सेल्स क्रिएट कर ली, सेल्स जनरेट हो गई हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑफर देके। तो ये वे ही हमने मार्केटिंग में यूज़ करना होता है कि इस वे से ही हमें सेल जनरेट होगी। और इसके बाद मैंने कहा थी 2 चीज़ें और ऐड कर लें, एक एडवोकेसी और एक लॉयल्टी, कि कन्वर्जन के बाद अगर प्रोडक्ट अच्छा है आपका, तो वो बंदा दूसरों को भी बताएगा कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एडवाइस करेगा लोगों को कि ये बाय करो, और उसके बाद फिर वो लॉयल कस्टमर भी बन जाएगा आपका कि वो हमेशा फिर आपसे ही बाय करेगा।
यहाँ तक जी कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं जी। उसके बाद ये अभी फिर मैं कस्टमर पर्सोना आपको बनाना सिखाता हूँ किस तरह से बनाते हैं। क्वेश्चन है जी किसी का कोई? नो सर। समरीन फातिमा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर अगर हम कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसकी लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है, तो फिर उसके लिए कस्टमर पर्सोना हम कैसे बना सकते हैं? देखिए अवेयरनेस जो है वो तो हमने देनी है कस्टमर को। बाद में कस्टमर पर्सोना हम मुख्तलिफ तरह से मार्केट रिसर्च करके बनाएंगे, लोगों से सर्वे करेंगे, लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि हम इस तरह की चीज़ लेके आ रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। मार्केट रिसर्च करेंगे ऑनलाइन, मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे हम लोगों से क्वेश्चन करके उसके बारे में कस्टमर पर्सोना जनरेट करेंगे। अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं? प्रोग्राम्स करने पड़ते हैं? अवेयरनेस के लिए जी हम प्रमोट करेंगे ना अपने प्रोडक्ट को, लोगों के सामने लेके जाएंगे प्रोडक्ट, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे लोगों को दिखाएंगे कि ये हमारा प्रोडक्ट है, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल जिस तरह हमें पता है ई कॉमर्स है, डिजिटल दौर है, तो प्रोडक्ट तो हमारा बेस्ट क्वालिटी का हो और सब कुछ मतलब उसका ज़बरदस्त हो, लेकिन जो हमने वेबसाइट बनाई है वो सर इतनी उसकी यूआई और यूएक्स डिज़ाइनिंग मुश्किल हो के वो जो हमारा कस्टमर है वो उसको देख के ही मतलब दोबारा उसको स्किप कर ले। और इस तरह सर इसकी क्या वो इम्पोर्टेंस है हमारी यूआई और डिज़ाइनिंग की, हमारी कस्टमर के लिए ब्रांड रिप्रेजेंटेशन की सर? जी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे मैंने पैकेजिंग की बात की है, आपकी वेबसाइट भी एक तरह की समझ लें कि पैकेजिंग के साथ ही रिलेट करती है कि आपकी वेबसाइट के भी जो कलर हैं, कम्बिनेशन है आपके ब्रांड के साथ, वो कितना कंपेयर कर रहे हैं। अगर वेबसाइट बहुत ही हल्की, लूज, गंदी क्वालिटी की बनी हुई है तो वो आपके ब्रांड और प्रोडक्ट के ऊपर भी असर डालेगी कि लोगों का यही ख्याल होगा कि इनकी वेबसाइट इतनी बुरी बनी हुई है तो ब्रांड भी किसी काम का नहीं होगा। तो इसलिए वेबसाइट भी हमारी आउट क्लास होनी चाहिए। ठीक है जी। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है, मुझे समझ नहीं आ रहा सर, यहाँ पे मैसेज का ऑप्शन कहाँ पर है गूगल मीट पर, ये बता दें। मैसेज का ऑप्शन कहाँ पर है जी? मैसेज का ऑप्शन ये स्क्रीन पे ही आता है जी। ये मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अब आपके पास मोबाइल पे कोई बता दे जी इनको, मोबाइल पे मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ पे आता है जी। ये जी देखिए, वो थ्री डॉट पे ये क्लिक करने के बाद आता है। 1 बाय 1 जी। एक बंदा बता दे। थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं ना तो इस पे इन कॉल मैसेज आ रहा है। ठीक है जी, 3 डॉट पे क्लिक करके दिया आ जाएगा। ठीक है जी, फिर कस्टमर पर्सोना बनाते हैं जी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर एंड पे क्वेश्चन ले लेते हैं फिर। ठीक है जी, ये मेरे पास एक वेबसाइट है hubspot.com के नाम से। यहाँ पे आप फ्री अकाउंट क्रिएट करके, ये ऑप्शन है यहाँ पे, आप मेक माई कस्टमर पर्सोना, ये एक लिंक है, यहाँ से आप बना सकते हैं। तो मैं आपको ये बनाना सिखाता हूँ। ये प्लस पे हमने क्लिक किया सबसे पहले, तो सबसे पहले हमने जो भी कस्टमर पर्सोना बनाना है उसका एक नाम रख लेते हैं। हम मिसाल के तौर पे ये रेस्टोरेंट के लिए या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, ये मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए हमने बनाना है। तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ जी प्रो क्लाइंट्स के नाम से जी, मैं नाम रख लेता हूँ। और कोई एक यहाँ से जी इमेज पिक कर लेते हैं कि किस तरह के हमारे क्लाइंट होंगे। तो ये एक जी मैं तस्वीर ले लेता हूँ। उसके बाद जी नेक्स्ट चले जाते हैं। कस्टमर कितना, उसकी एज कितनी होगी? अंडर 18 ईयर होगा, 18 से 24 साल का होगा, 25 से 34 साल का होगा जी, 35 से 44 साल, क्या उनका एज ग्रुप होगा? तो यहाँ पे मैं एज ग्रुप ले लेता हूँ जी, 25 से 34 साल के जी हमारा जो क्लाइंट है उसकी एज होगी। उसकी डिग्री क्या होगी जी? व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिग्री और लेवल ऑफ स्कूल योर पर्सोना हैज कंप्लीटेड? उसकी डिग्री क्या होगी जी? मैं उसकी डिग्री लिख कर देता हूँ जी। मिनिमम उसकी डिग्री जी जिसको मैंने टारगेट करना है,
हाई स्कूल जी उसकी डिग्री होगी जी मिनिमम, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए टारगेट कर रहा हूँ कि जिसको मैं डिजिटल सर्विस कोई भी अपनी जैसे वेबसाइट की सर्विस कह लें जी, मैं सेल करूँ जिसको। कौन सी इंडस्ट्री को आपने टारगेट करना है, तो वेबसाइट मैंने किस इंडस्ट्री को बना के देनी है जी, किसको मैंने टारगेट करना है। इसमें मैं कहता हूँ जी मैंने रियल स्टेट वालों को टारगेट करना है, कि जो रियल स्टेट वाले हैं, रियल स्टेट वालों की जो एज थोड़ी ज़्यादा होगी जी, थोड़ा सा किसी और को टारगेट कर लेते हैं हम। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे फूड एंड बीवरेज को मैंने टारगेट करना है जी। मैंने रेस्टोरेंट्स को समझ लें सर्विस देनी है, अपनी डिजिटल सर्विस के उनको वेबसाइट बना के दूं या उनकी डिजिटल मार्केटिंग करूं। ऑर्गेनाइजेशन का क्या साइज होगा जी, रेस्टोरेंट में आपको पता है जी मिनिमम 1 to 10 एम्प्लॉयज होते हैं, या फिर कितने एम्प्लॉयज जी होंगे, तो मैं 1 to 10 कर लेता हूँ जी। कोई रेस्टोरेंट जो है जी, स्मॉल रेस्टोरेंट्स को मैं कहता हूँ टारगेट मैंने करना है, 1 to 10 एम्प्लॉयज जी रेस्टोरेंट के होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के। व्हाट इज द जॉब टाइटल, कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, जॉब टाइटल क्या होना चाहिए उस बंदे का, तो मैंने टारगेट करना है जी बिजनेस ऑनर को। तो उनकी जी जॉब की मेजरमेंट कैसे होंगी, कि वो जो बिजनेस ऑनर है वो जॉब को कैसे मेजर करेगा, कि कौन सी चीज़ वो देखेगा। तो बिजनेस ऑनर जी मेनली वो सेल्स को देखेगा, अगर उसकी सेल्स बढ़ेगी तो तभी उसने खुश होना है, बाकी जो मर्जी मैं उसके लिए करूँ वो खुश नहीं होगा। उसको सेल्स के साथ गर्द होगी कि मुझे सेल्स कैसे बढ़ा के दोगे। ये रिपोर्ट किसको करेंगे, ये जो बिजनेस ऑनर है उसने किसी को रिपोर्ट नहीं करना, उसने समझ लिया अपने आप को ही रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जी नो वन कर देता हूँ, या कह देता हूँ कि जी सीईओ को कह देता हूँ, या सीईओ कर देता हूँ जी, अगर तो खुद ही सीईओ होगा। उसके बाद जी व्हाट आर देयर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, के उनके गोल्स क्या होंगे उसके, उनके जो बिजनेस ऑनर है उसका गोल जो मेन होता है जी मैक्सिमाइज रेवेन्यू, बल्कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा उसका। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट जी उसने किस तरह से इंक्रीज करना है बिजनेस का। सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है जी उनके लिए, एक रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है उसके जो ऑनर है, सबसे बड़ा चैलेंज उसके लिए क्या होगा जी। क्लाइंट रिलेशनशिप कम्युनिकेशन हो सकता है, चेंज मैनेजमेंट हो सकता है, कोलैबोरेशन एंड क्रिएटिविटी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, एम्प्लॉय मोरल, नेविगेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशन। तो रेस्टोरेंट में सबसे बड़ा चैलेंज जी मेरे ख्याल में तो उनके एम्प्लॉयज़ जो होते हैं जी, एम्प्लॉयज़ उनका बड़ा एक चैलेंज होते हैं, एम्प्लॉयज़ को साथ जोड़ के रखना और उनका मोराल। एम्प्लॉयज़ बहुत रेस्टोरेंट वालों को तंग करते हैं, ये उनके लिए एक चैलेंज लगा लेते हैं जी। और उसके बाद क्लाइंट रिलेशनशिप भी जी, क्लाइंट को बड़ी कंप्लेंट होती है रेस्टोरेंट के साथ जो क्लाइंट का रिलेशनशिप जो है वो भी उनके लिए एक बड़ा इशू होता है। ठीक है जी, ये 2 चीज़ें हम हाइलाइट कर लेते हैं कि जी इन 2 चीज़ों की उनको ज़रूरत है जी मेन। काम कैसे करेंगे जी, व्हाट टूल दे जी यूज़ और नीड टू डू देयर जॉब, कि रेस्टोरेंट में उनको कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है जी। रेस्टोरेंट में जी उन्होंने जितने भी जो भी बिजनेस हैं जिन्होंने काम करना है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सिस्टम तो जी सबका होना चाहिए, मैं रिकमेंड भी करता हूँ कि उसके बाद कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम भी उनके पास होना चाहिए, कि उनकी एक वेबसाइट हो जहाँ पे वो अपना कंटेंट मैनेज करें। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग हो उनके पास। क्लाउड बेस्ड सिस्टम नहीं होगा तो चल जाएगा। एम्प्लॉई स्केजुलिंग सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा रेस्टोरेंट के पास तो उनका काम चल जाएगा, ये वो कर लेते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स, इनकी भी बिजनेस इंटेलिजेंस डैशबोर्ड, इसकी भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। सीआरएम सॉफ्टवेयर भी, क्योंकि इनके कोई रेगुलर क्लाइंट नहीं होते इसलिए सीआरएम की भी इनको कोई प्रॉपर ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। ईमेल की इनको ज़रूरत होगी जी, इनवॉइसिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी, रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर की इनको ज़रूरत होगी। तो ये जो चीज़ें इनको चाहिए वो मैं लिख ली मैंने कि ये इनकी नीड्स हैं रेस्टोरेंट वालों की। उसके बाद जी मैं लिख लेता हूँ जी किस तरह से इनको अप्रोच करेंगे, कौन से वेज हैं जिनसे इनको अप्रोच कर सकते हैं।
तो मैंने अपना देखना, मैंने जो भी टारगेट बनाना है, सोशल मीडिया से मैंने इनको अप्रोच करना है, फेस टू फेस मिलना है, टेक्स्ट मैसेजिंग करनी है, ईमेल करनी है, फ़ोन। तो मैं ये मुख्तलिफ तरीके, सारे तरीके ही मैं इनको यूज़ करूँगा जी इनके तक पहुँचने के। फ़ोन भी करूँगा, ईमेल भी करूँगा, टेक्स्ट मैसेज भी करूँगा, सोशल मीडिया भी यूज़ करूँगा और फेस टू फेस भी जाके अपनी मार्केटिंग करूँगा जी। लेकिन आप वो चूज़ करेंगे जो आपने करना है। अगर इंटरनेशनल क्लाइंट को आपने टारगेट करना है, तो मे भी कुछ लोग फ़ोन नहीं करते, फ़ोन निकाल दें, टेक्स्ट नहीं करते, तो आप ईमेल, सोशल मीडिया या फेस टू फेस नहीं जा सकते, आप 2 चीज़ें कर लें, फेसबुक और सोशल मीडिया कर लें। लेकिन मैं लोकल अगर बना रहा हूँ, तो लोकल में मैं ये सारी चीज़ें कर लेता हूँ जी, मैं सारे तरीके यूज़ करूँगा जी मार्केटिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इन्फॉर्मेशन जी कैसे लेते हैं अपनी जॉब के बारे में। तो जो ये इन्फॉर्मेशन है जी, ये कोई इनको ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, ऑनलाइन कोर्सेज फॉर द कॉन्फ्रेंस, तो ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ही इनको मिलती है जी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो भी स्टाफ को देते हैं। या ऑनलाइन भी कर लेते हैं, अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट बनाते हैं, बुकिंग वेबसाइट, तो ऑनलाइन भी इनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, ऑनलाइन भी बुकिंग जो भी आएगी, तो वहाँ से भी इनको जो भी डाटा लेके, तो वो होगा कि जी ये बुकिंग है, इस डेज की है। तो हम ऑनलाइन भी कर लेते हैं साथ के, ऑनलाइन भी इंस्ट्रक्शन जो है इनको मिलती हैं जी। या फ़ोन पे डिलीवरी के इंस्ट्रक्शन हो गई, जो खाना डिलीवर करते हैं। सोशल नेटवर्क ये कौन-कौन से यूज़ करेंगे जी, फेसबुक यूज़ करेंगे, उसके बाद इंस्टा यूज़ करेंगे, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ये बाकी हम ये तीनों यूज़ नहीं करते। रेस्टोरेंट के लिए मैं कहता हूँ जी, ये हम 2 मेन सर्विसेज़ यूज़ कर लेते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम। बाकी ये 3 हम प्लेटफ़ॉर्म नहीं यूज़ करते रेस्टोरेंट के लिए। तो ये जी एक कस्टमर पर्सोना क्रिएट हो गया हमारा, तो इसको यहाँ पे जी डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। मेरे पास एक कॉपी है इसकी। डाउनलोड पीडीएफ। तो ये जी मेरा एक जो मैंने प्रो क्लाइंट लिखा है, उसका मुझे एक कस्टमर पर्सोना बन गया कि मेरा प्रेफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा उनके साथ जो मैंने यूज़ किया है। बिज़नेस ओनर को मैंने टारगेट करना है, उसकी एज ये होगी, उसकी एजुकेशन इतनी होगी, ये सोशल मीडिया वो यूज़ करता है, ये उसकी इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, और मैंने कैसे उसके पास पहुँचना है, उसको दे क्या-क्या चीज़ें सकता हूँ, ये चीज़ें जी उसको चाहिए होंगी। उसके बाद जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी उसकी, और जॉब वो कैसे मेज़र करते हैं, आपने मैंने जिसको टारगेट करना है कि सेल्स देखते हैं, उनका गोल क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये सारा मैंने जी एक कस्टमर पर्सोना जी हमारा एक जनरेट हो गया। तो ये आप लोगों ने इसी तरह की एक कॉपी बनानी है, इसका मैं लिंक आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। तो इस तरह के अपनी-अपनी इंडस्ट्री का एक-एक कस्टमर पर्सोना कल बनाना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। और जो अभी कस्टमर पर्सोना बनना है, वो भी मैं आप लोगों को जी ये ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, एक-एक फाइल इसकी। ये कुछ एग्ज़ाम्पल भी आपको सेंड कर देता हूँ साथ। ठीक है जी, ये मैंने आपको कॉपी एक-एक सेंड कर दी है इसकी। शाज़िया, मिस शाज़िया। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा थोड़ा-सा दरमियान में नेट का प्रॉब्लम हुआ था, इसलिए मुझे रिकॉर्डिंग में सारा देखूँगी तो मैं सही से क्वेश्चन कर पाऊँगी। लेकिन ये मैं एंड से मैं देख रही थी कि ये जो आपने कस्टमर पर्सोना बनाया है, तो ये तो एक सर्वे के तौर पे बना ना कि हमने एक सर्वे किया, या तो हम इसका इस्तेमाल
जो है वो थोड़ा-सा कि हमें क्लाइंट्स इसकी बेस पे मिलेंगे? जी, इसकी बेस पे हम अपनी जो है ब्रांडिंग इसकी बेस पे करेंगे और अपनी प्रमोशन जो है मार्केटिंग इसकी बेस पे करेंगे। और इसी को हम जो है ये हमारा हम ख्याल करेंगे कि हमारे पोटेंशियल कस्टमर इस एज ग्रुप में या इस तरह के होंगे। तो ये 100% अपनी एक्यूरेट नहीं हो ऑडियंस सकता, गलत हो जी। सकता है। इसको रीचेंज किया जा सकता है। बाद में हम देखेंगे फेसबुक पे अपने इनसाइट्स देखेंगे कि हमारी ट्रैफिक किस तरह की हमारे साथ एंगेज हो रही है। हम उस ट्रैफिक को भी देखते हुए कल हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। एंगेजमेंट जी। को देखते हुए या अपने क्लाइंट को देखते हुए कस्टमर पर्सोना हम टाइम के साथ चेंज कर सकते हैं। ये यानी स्टार्टअप पे कि एक जी जी, एक यानी ख्याली कि अपनी ख्याली एक ऑडियंस को पर्सोना है। हम एक ऑडियंस को टारगेट करने के लिए हम ये चीज़ें बनाते हैं कि हमें इस जी, तरह की टारगेट ऑडियंस करने के लिए चाहिए। इस तरह का सही हो ऑडियंस गया, होगा। हमारा ख्याल ये है कि हम इसको टारगेट करेंगे इन लोगों को। यहाँ से हमें सही, पोटेंशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन होगा कि अब ड्रॉप शिपिंग में तो हम लोग ये चीज़ें बाय नहीं करते। जब हमारे पास ऑर्डर आता है तो जैसे अमेज़न पे ड्रॉप शिपिंग होती है या ईबे पे होती है, तो हम लोग फेसबुक पे भी इसी तरह से ड्रॉप शिपिंग करेंगे? फेसबुक पर भी इसी तरह की ड्रॉप शिपिंग होती है। वहाँ पे भी आपने जब ऑर्डर आना है तो आपने अपने जो क्लाइंट है सप्लायर है उससे ऑर्डर के उनको चीज़ें भिजवा देनी है। जैसे आप अमेजोन वगैरह के लिए ऑर्डर आने के बाद अपने सप्लायर से करते हैं ऑर्डर। अच्छा सर, मुझे ब्रांड के बारे में जरा एक सवाल करना है। जी जी अच्छा सर, हम कोई भी बिजनेस अगर शुरू करते हैं छोटा सा, तो मतलब हमें तो नहीं पता होता कि ये आगे चल के कहाँ इसका मतलब आगे वो ग्रो करेगा नहीं करेगा। तो हम शुरू से ही इसकी ब्रांडिंग किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि वो जो कुछ स्पेसिफिक चीजें जो होती है वो तो पहले ही बनाई जाती है ब्रांड को दिमाग में रख के। अगर मैं कोई छोटा मोटा अगर काम कर रहा हूँ तो इसका ब्रांड मतलब मैं किस तरह से वो कर सकता हूँ कि ऐसा होगा, इस तरह बनाना है या किस तरह? तो वो शुरू में ही बना लें या फिर ये कि आगे चल के हम इसको बना सकते हैं एक ब्रांड? जी ये जी इन्वेस्टमेंट पे आपकी डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। आपने इसका कहाँ पे इसको लेके जाना है। एक मिशन आपका पूरा होगा, उसके ऊपर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप कम इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे जो बातें हुई हैं कि ईमानदारी, लोगों के साथ रवैया आपका, ये सारी चीज़ें ब्रांडिंग बनाती हैं। आपकी कलर कम्बिनेशन ये वो, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे होना ज़रूरी नहीं है ब्रांडिंग के लिए। आप शुरू में अगर कम पैसों में भी कंपनी चला रहे हैं तो तब भी आप स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग कर सकते हैं। ये आपके बारे में परसेप्शन है लोगों की कि अगर आपका छोटा बिजनेस है तो छोटे बिजनेस में ये तो नहीं है कि आप लोगों को सपोर्ट अच्छी ना दें और लोगों को जो है रिफंड ना दें, उनको रिटर्न ना लें चीज़ों का। तो आप साथ के साथ कंपनी जैसे बड़ी होगी तो आपकी ब्रांडिंग स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। कि परसेप्शन तो आप शुरू से अच्छी रखें ना अपने ब्रांड के बारे में लोगों की। ठीक है जी, फिर आज का सेशन एंड करते हैं जी। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लें, फिर कल फिर सर मेरा इंशाल्लाह होगी जी क्वेश्चन मुलाकात। जी जी पूछें जी। सर, जब अवेयरनेस प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं तो अपने प्रोडक्ट की किसी दूसरी प्रोडक्ट से कंपैरिजन भी करके दिखाते हैं? जी वो अवेयरनेस में नहीं करते, कंसीडरेशन में करेंगे हम। अच्छा, और सर ये जरा डिफाइन कर दीजिएगा कि कलर्स का वेबसाइट से और प्रोडक्ट से क्या रिलेशनशिप है? बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जी कलर का। कलर्स जो होते हैं ये मैसेज एक तरह के कन्वे कर रहे होते हैं। आप देख मुख्तलिफ ब्रांड्स के कलर कम्बिनेशन देखें, इंटरनेशनल भी लोकल भी। तो जिस तरह का ब्रांड होगा उन्होंने उस तरह के कलर्स यूज किए होंगे। किस एज ग्रुप को वो टारगेट कर रहे हैं, टीनेजर्स के कलर शौक होंगे थोड़े से। जो बैंकिंग के जैसे कलर देख लें किस तरह के होते हैं। जो एज वाले कस्टमर होंगे उनके कलर किस तरह के होते हैं। तो ये कलर कम्बिनेशन का क्लाइंट के साथ गहरा तल्लक होता है ब्रांडिंग के साथ। इसी तरह हमने लोगों की कैसे बात हम आज नहीं की, हमने टैग लाइन वगैरह की बात नहीं की। काफी सारी चीजें आज ब्रांडिंग में से मिस हो गई हैं। तो वो इंशाल्लाह हम कल थोड़ा सा उस पर जिक्र करेंगे इन चीजों के ऊपर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा था कि अगर एफिलिएट मार्केटिंग हम कर रहे हैं तो जी उसमें तो हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स सर सेलेक्ट करेंगे, तो उसके लिए हम ये पर्सन जो पर्सोना है एफिलिएट वो कैसे मार्केटिंग, बनाएंगे? डिफरेंट प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो कुछ नहीं मिलना। एक निच सेलेक्ट करें, उसी की एफिलिएट मार्केटिंग करें। अगर आप ये सोचते हैं ना आप सब कुछ एफिलिएट मार्केटिंग पे ऐड कर लेंगे, कुछ भी नहीं बिकना। राइट सर। एक तो निच पे सर ये एफिलिएट जो मार्केट भी करते हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग वही ना ड्रॉप शिपिंग में आ गई, वो जो होलसेल वाला लेते हैं, नहीं उसमें जी, वो डिफरेंट ड्रॉप डिफरेंट शिपिंग प्रोडक्ट्स में नहीं होते आती। हैं। ड्रॉप शिपिंग नहीं नहीं आती। होती उसमें, ड्रॉप शिपिंग नहीं होती। एफिलिएट मार्केटिंग होती है कि जो आप लिंक वगैरह मुख्तलिफ लगाते हैं, डायरेक्टली आपको वहां से कमीशन मिल जाता है, क्लाइंट उनकी वेबसाइट पे आप रेफर कर देते हैं, उसको एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जो ब्लॉगिंग और मुख्तलिफ अच्छा, और तरीकों से जो हम ये करते हैं। जो होलसेल वाले होते हैं, ये जो ड्रॉप शिपिंग होती है, इसमें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, तो हम वो भी नहीं, ना ड्रॉप करें, वो भी शिपिंग सही नहीं में, होती। ड्रॉप शिपिंग भी एक ही निच में करें, ड्रॉप शिपिंग भी एक ही निच में करें, एक ही निच के प्रोडक्ट सिर्फ करें। जो आप ये करते हैं ना, बहुत सारे इधर उधर के प्रोडक्ट उठा के शुरू कर देते हैं, तो स्पेशलाइजेशन अपनी कंपनी का नाम और ये वो बेशक ड्रॉप शिपिंग करें, लेकिन एक कंपनी का नाम ब्रांड वो ही लेके ऊपर जाएं। कल को जो आपकी वेबसाइट है उसको ऊपर लेके जाएं, और आप ड्रॉप शिपिंग छोड़ के होलसेल में आ जाएं, होलसेल के बाद आप व्हाइट लेबल और प्राइवेट लेबल पे तरक्की कर जाएं आगे। अच्छा, तो इस फिर तरह का एक यानी कि ओपिनियन अगर बनाए, एक लेडीज ड्रेस आपको पूरी। बेचते हैं हम, लेडीज ड्रेस जी है, तो हम लेडीज जी, ड्रेस ही दें, हम बिल्कुल बच्चों के कपड़ों पे नहीं आए, हम मेंस बिल्कुल कलेक्शन पे बिल्कुल नहीं आए, बिल्कुल। ऐसे कह एक रहे हैं आप? चीज जी, गारमेंट्स का ऐसे एक ही शोबा है, आप उसमें ऐड कर सकते हैं मेंस और लेडीज, ये वो तो एक ही सेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई इतना बड़ा नहीं है। लेकिन अगर आप किचन शूज पे नहीं आइटम्स आए, कर रहे बैग्स पे हैं, नहीं आए। हम्म। देखिए वो तो आप ग्रो कर सकते हैं, ये एक ही कैटेगरीज में ये एक चीजें आ जाएंगी। लेकिन आप मिसाल के तौर पे बात कर रहे हैं कि आप एक तरफ बुक्स बेच रहे हैं, दूसरी तरफ आप साथ लेडीज बैग्स बेचने शुरू कर दें, कि बिल्कुल अपोजिट चीजें ना सही। ऐड करें। ये तो एक ही तो कैटेगरी की आप चीजें बता रही हैं, जो पर्स हैं, शूज हैं, लेडीज हैं, जेंट्स हैं, ये तो एक ही कैटेगरी में आ जाती हैं तकरीबन, कि ये हाउसवेयर चीजें जो जितनी भी हैं ये एक ही सेक्शन में आ जाएंगी। ठीक है, ठीक। ठीक है जी, कल फिर इंशाल्लाह जी होगा, बात होगी जी। 6 से 7 बजे हमारी जो सॉरी 10 से 11 बजे हमारी क्लास का टाइम है, तो कल फिर आपसे मज़ीद डिस्कशन होगी जी। और सब लोगों ने जी अपना अपना एक एक बायर परसोना की कॉपी बना के, तो वो सब ने सेंड करनी है असाइनमेंट, और कोई भी बिजनेस लें और उसका एक बायर परसोना क्रिएट करवाएं। कोई इशू हो तो फिर आप बता सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सब लोग अपना ख्याल रखें जी।